चूंकि हमको आसानी से मिल गया इसलिए हमको वैल्यू की नहीं पता। जैसे एक चीज है दूध से घी निकालना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन हम तो चूंकि हमारे जीवन में रोजमर्रा हम देखते हैं, लेकिन जिसने रिसर्च की होगी कभी कि दूध में से घी भी निकाला जा सकता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी खोज होगी। अब हमारे लिए तो हम तो अपनी माताओं बहनों को देखते हैं रोटी बनाती हैं, और हमारे लिए तो बहुत सरल है। लेकिन जो पश्चिम सभ्यता के लोग हैं वो जब आते हैं भारत में, अब हमारी माताओं बहनों को रोटी बनाते देखते हैं, उनके लिए अचरज का काम है। अचरज क्या है उसमें? वो देखते हैं बिना प्रकाल के ये भारत की माताएं बहनें रोटी को गोल कैसे बन जाती है। तो ये कोई साधारण काम थोड़ा ही है, उनके लिए बड़ा अचरज क्या, उनको ये तो पूरा वो बनाएंगे उनको गोल करने के लिए, यहाँ ऑटोमेटिक गोल बनता है और हर रोटी गोल बनती है। तो ये हमारे लिए, एक आपने गांव में वो होते हैं बढ़ी, लकड़ी का काम करते हैं, वो देखते हैं बिना गुनिया के, बिना किसी सूत के वो चारपाई बनाते हैं, और वो चारपाई बिल्कुल चौकोर होती है। लेकिन इंजीनियर से कहो तू बनाइए जरा चारपाई, वो बना ही नहीं सकता, बिल्कुल काम नहीं होता उसमें, बिल्कुल इस तरह की चारपाई बना देते हैं और वो ऐसे बना देते हैं। तो ये जो कला है, ये जो स्किल है, वो हमारे गांव के पास है। इतनी गजब की स्किल, एक एक विज्ञान वो बहुत बड़ा है इस प्रकृति के लिए, हमारे लिए। वो है यज्ञ, जो हवन होते हैं, वो घर घर हवन होते थे। उसका विज्ञान क्या है, क्यों होते हैं? बहुत सारे तो ऐसे कह देते हैं कि भाई ये हवन करते हैं उसमें खामोखा बादाम काजू जो घी वो फूकते हैं खामोखा, क्या मतलब? इसे खाओ तो कुछ शरीर को तो लगे, लेकिन उनको पता नहीं है, अज्ञानता, जानकारी नहीं है। वो केवल हम उसको देखते आ रहे हैं, रूढ़िवादी हम उसको मानते हैं कि भाई ये परंपरा चली आई होगी, क्यों चली आई होगी, वो बनाते हैं। लेकिन उसका विज्ञान हमको समझना चाहिए, उसका विज्ञान क्या है। पर्यावरण, उससे बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं उससे, वो बताता हूं। ये जो सृष्टि की रचना हुई है पंच महाभूतों से हुई है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। ये 5 शब्द हैं, पंच महाभूत बोलते हैं इनको। पंच महाभूतों का ये 5 शब्दों का पहला अक्षर निकाल लीजिए आप, पहला पहला। भूमि का भय, गगन का भग, वायु का भगवान हो गया ना, वो कर दिया पूरा। ये जो पंच महाभूत है ये क्या है? ये ही भगवान है। अगर ये ना हो तो एक भी जीव, एक ही पक्षी ना हम रह ही नहीं सकते। ये पंच, यही भगवान है। इस भगवान का पोषण करना, इस भगवान को स्वस्थ रखना, इस भगवान को जीवंत रखना, ये मानव का, इसमें हर जीव का सहयोग है। अब इनमें अंतर क्या है? भूमि, भूमि से जल में 10 गुनी पावर होती है, जल से अग्नि में 10 गुनी पावर होती है, शक्ति होती है उसके अंदर, और अग्नि से वायु में 10 गुनी शक्ति होती है, और वायु से आकाश में 10 गुनी शक्ति होती है। तो पृथ्वी को सीधा आकाश से मिला दिया जाए तो कितनी पावर हो गई? लाखों गुनी हो जाती है। अब ये जो हवन है, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं हम? काष्ठ जो होती है वो पृथ्वी का तत्व है, सामग्री जो होती है वो पृथ्वी का तत्व है, घी जो होता है वो पृथ्वी का तत्व है, जितने भी आइटम हैं वो सब पृथ्वी के तत्व हैं। अब एक जो मिर्च है, मैं उदाहरण के लिए समझ, एक मिर्च है वो पृथ्वी का तत्व है। कल विष्णु भाई बता रहे थे, मिर्च है, एक मिर्च को एक आदमी को खिला दो, उस व्यक्ति पर जितना काम करेगी, एक व्यक्ति पर एक मिर्च। अगर उसको पीस दिया जाए, अच्छे से रगड़ करके पीस दिया जाए और उसको पानी में घोल दिया जाए,
अब वो 10 आदमियों के लिए उतना ही काम करेगी। और उस मिर्च को अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो 100 लोगों पे उतना ही काम करेगी। अग्नि ने दे दिया उसको वायु को, तो मोहल्ले के लिए एक ही मिर्च वो काफी है। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में हम पृथ्वी तत्वों की आहुति डालते हैं। जब हमने आहुति डाली, अग्नि में गई वो सीधी, तो पृथ्वी से जल, जल को छोड़ दिया, कहां गई? अग्नि में। अब अग्नि ने उसको दे दिया वायु को, और वायु ने दे दिया आकाश को। अब ये जगत है दो, एक भौतिक जगत है, एक सूक्ष्म जगत है। जो भौतिक जगत है वो तो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, ये बाघ है, पेड़ पौधे, हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जीव है, जंतु है, पशु पक्षी, सूरज, चांद, सितारे, ये सब जो है, पूरी पृथ्वी, पृथ्वी के ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगा, ये जितना भी जगत है जो दिख रहा है आंखों से, उसको कहते हैं भौतिक जगत। ये कितना है परसेंटेज में? ये 4% है जो आंखों से दिख रहा है। और एक जगत है सूक्ष्म जगत, वो है कितने परसेंट बचा? 96% सूक्ष्म जगत है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। एक चुट्टी में अगर हमने खेत की मिट्टी उठा ली, भूमि, उसमें 3 करोड़ जीवाणु हैं, इतने होने चाहिए, तब वो भूमि मानी जाएगी, ये भूमि है। और वो होती है 6 इंच, जो ऊपर की 6 इंच लेयर है वो भूमि है, उसके नीचे क्या है? वो मिट्टी है, वो भूमि नहीं है। उसमें मिलेंगे खनिज नीचे, इसमें मिलेंगे जीवाणु। जिस मिट्टी में जीवाणु है फसल उसी में होगी, जीवाणु खत्म फिर वो मिट्टी हो गई, अब उसमें फसल नहीं होगी। अक्सर जो गांव से लोग जुड़े हैं, खेत में क्या चलवाते हैं, खेत इकसार करने के लिए उसमें मांझा चलाते हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी उठाई एक जगह से दूसरी जगह ले गए। अब वो जो अगर ऊपर की 6 इंच मिट्टी उठ गई, अब उसमें पैदा नहीं होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर गाय का गोबर डालना पड़ेगा उसमें, जब वो जीवाणु उसमें फिर पनपेंगे। अब वो जीवाणु क्या करते हैं? वो जीवाणु ही जो ये 4% भौतिक जगत है, इसका पोषण वही करते हैं। क्योंकि भूमि में अगर जीवाणु नहीं है तो फसल नहीं होगी, जीवाणु है तो फसल होगी। तो फसल का कारण क्या हुआ? उत्पादन का जीवाणु। जब जीवाणु फसल पैदा करेंगे, फसल होगी, तो सबको खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो जीवाणु काम करते हैं, रात दिन 24 घंटे काम करते हैं वो जीवाणु खेत में। खेत की मिट्टी का अपने आप जितने जीवाणु ज्यादा होंगे मिट्टी में, तो वो भूमि रहेगी, उसको जुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीवाणु करते रहते हैं काम उसमें। और उसको जुताई करने के लिए भी बहुत सारे जीव हैं हमारी मिट्टी में, लेकिन हमने रासायनिक खाद डाल डाल करके वो नीचे उतार दिए। अब कैचुआ है, वो 20 फुट नीचे समाधि लेकर बैठा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो नीचे उतर गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, रासायनिक खादों से बच करके, कीटनाशक पेस्टिसाइड जो हम डाल रहे हैं उससे नीचे उतर गए हैं। अब उसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। गाय ने गोबर किया, एक कहीं कोई ऐसी जगह है कच्ची जिसको बाट बोलते हैं, बाट, वो पक्की होती है पत्थर की तरह, इतनी मजबूत हो जाती है, वो चलते रहते हैं लोग उस पर। अब उस गाय के गोबर को उठा करके उस बाट पर रख दीजिए शाम को, फिर सुबह जाइए और उस गोबर को हटाइए ऐसे। अब जो पत्थर हो रही थी नीचे की मिट्टी, चलकर लोगों के चलने से, पैरों से, उसमें आपको इतने मोटे मोटे सुराख मिलेंगे। जो नीचे कैचुआ या वो कीट जो है वो नीचे उतर गए थे, वो उस गाय के गोबर की खुशबू से ही नीचे से उस बाट को तोड़ करके ऊपर आ जाते हैं। अब वो सुराख बन गया। अब वो मिट्टी, गाय का जब गोबर खेत में पड़ता है, तो जो जीवाणु हैं उनको भोजन मिलता है, कैचुआ ऊपर आता है। कैचुआ एक ऐसा है किसान के लिए जो 24 घंटे किसान के लिए काम करता है। वो क्या करता है? वो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता हुआ नीचे जाता है, वो जाता है 20 फुट तक, और फिर जिस सुराख से जाता है
उस सुराख से कभी वापस नहीं जाता वो, फिर दूसरे सुराख से आएगा। और उसके शरीर पे केमिकल होता है, उस केमिकल को छोड़ता हुआ जाएगा वो। तो वो जो सुराख है, जो सुराख बनाता हुआ जाएगा और मिट्टी खाता हुआ, वो बंद नहीं होता, वो खुला रहता। वो जो केमिकल छोड़ता है वो जो बंद नहीं होने देता। तो वो गया मिट्टी खाता हुआ, मिट्टी खाता हुआ फिर वापस आएगा। तो उसने 2 सुराख कर दिए। अब वो जब मिट्टी खाता हुआ आएगा तो नीचे की मिट्टी है, उसमें खनिज पदार्थ है। अब वो खनिजों को लेकर के आएगा ऊपर, और मल के रूप में ऊपर छोड़ेगा। वो हमारे जो फसल है उसकी जड़ों पे छोड़ेगा, वो छोड़ेगा। तो उससे खनिज मिलते हैं भोजन में। जो फसल होती है उसको खनिज मिल गए, जड़ों को दे दिया उसमें आगे अनाज में हमारे में, तो खनिजों की पूरी हो गई। और उनको जो एक जीवाणु तो ऐसा है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। वो माइकोराइजा का काम है पौधे को पानी देना। 4 किलोमीटर पानी दूर हो पौधे से, वो वहां से लाकर देगा उसको। फसल को तो हम पानी देते हैं, लेकिन ये जो पेड़ खड़े हैं, वन खड़े हैं, वहां तो कोई पानी दे देता था? देता क्या कोई पानी? या हमारे आंगन में जो पेड़ खड़ा है वो भी हरा भरा खड़ा है। तो वो जो जीवाणु है जिस माइकोराइजा, वो 4 किलोमीटर से भी पानी लाके देगा। 4 किलोमीटर से मतलब वो कहीं पानी हो, उसका काम है पानी लाके देना पेड़ को, क्योंकि उसका एक लालच है। वो पेड़ जो है उसको भोजन देता है तो पानी देगा। एक दूसरा जीवाणु है, वो जड़ को देगा, वो पत्ती तक लेके जाएगा। वो प्रोसेस चलता रहता है। अब जब हवन करते हैं हम, तो हवन हमने किया तो भौतिक जगत को तो मिलता ही है। जब हमारा कोई पड़ोसी है, वो हमसे द्वेष रखता है, हम उसको खीर दें खाने के लिए, नहीं खाएगा। चला जा यहां से, कभी खीर ही खिलावे, होगा नहीं। लेकिन अगर हम अपने घर में हवन कर रहे हैं, तो हवन ने वो सारा मेटीरियल वायु को दे दिया। वायु पड़ोसी के घर में चली गई, सांस तो लेगा, तो उसके अंदर भी वो चली गई, घी चला गया, सब कुछ चला गया, क्योंकि वो तो सैकड़ों गुना हो गया ना, हजारों गुना हो गया, लाखों गुना हो गया। अब पड़ोसी के जा रहा है। एक बात, जो सूक्ष्म जगत है, जो हमको दिख नहीं रहा, उसको भी मिला, वो सांस तो वो भी लेता है, उसको मिला, तो वो पोषण हुआ उनका, उनकी संख्या बढ़ी जीवाणुओं की। तो हमारे पेड़ पौधे वातावरण वो शुद्ध हुआ। जब लाखों गुना वो बढ़ गया तो वो शुद्ध हुआ। दूसरी बात, अब जब हम उसमें आहुति देते हैं, तो आहुति किस भाव से देते हैं हम? मंत्र बोलते हैं हम। मंत्र का अर्थ हमको नहीं पता तो उस आहुति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब आहुति देते हैं, हमारे जो भाव हैं, अगर वो समर्पित भाव से हैं, विश्व बंधुत्व के हैं, सर्वे भवन्तु सुखने के हैं, तो आहुति के साथ जब हमारे भाव जाएंगे, तो उस हवन में से जब निकलेगा, तो उसके साथ हमारे भाव भी हो जाएंगे, भाईचारे के, प्रेम के, आस्था के, विश्वास के, समर्पण के, विश्व बंधुत्व के, सर्वे भवन्तु सुखने के। जब वो भाव जाएंगे, तो आसपास जहां तक भी वो जाएगी, जो हमने सामग्री उसमें डाली वायु और आकाश के माध्यम से, तो वहां हमारे भाव भी जाएंगे। तो उससे क्या होता था? परिवार में प्रेम, आस्था, विश्वास, भाईचारा, समर्पण, दया, करुणा, ये सारी हमारे अंदर वो आने लगती है, क्योंकि भाव, अब वो घर घर हवन होते थे। ये तो है पॉजिटिविटी। अब बाजार आ गए। बाजार में क्या है? पहले हमने देखा बचपन में, कोई पिन्नी नहीं होती थी कहीं, पिन्नी में कोई सामान नहीं होता था। कागज अखबार के खलता होते थे, थैली होती, तो पुड़िया बनती थी, वो सब जो है वो चलता था। अब पिन्नी बिखरी पड़ती रहती है, सारा दिन वो बिखरती है। शाम को बहुत बढ़िया काम होता है, तो शाम को सुबह को वो सकेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं। हम भी अपने घर में सकेर करके वो करते हैं। और फिर क्या करते हैं? लगाए और उसमें आग लगा दे। अब उसमें प्लास्टिक पिन्नी, जब वो अग्नि में जा रही हैं, तो अग्नि ने उनको कितना बढ़ा दिया? लाखों गुना। अब वो फैली वातावरण में, प्लास्टिक पिन्नी, जब वो जलाई तो फैल गई।
अब फैल गई तो हम सांस ले रहे हैं। जहां प्रेम, घी का सामग्री, काजू, बादाम, ये सामग्री अग्नि हमको देती थी, अब वहां क्या आ रहा है? वो प्लास्टिक आ रही है। अब सांस हमको लेना है, सांस लेंगे तो वो प्लास्टिक हमारे अंदर वो जा रही है। प्लास्टिक एक ऐसी वो है जो फेफड़ों में जाएगी तो क्या बनाएगी? फेफड़े के जो हमारे वो हैं, उसमें जो छिद्र हैं उनको रोकेगी, तो उससे दमा, अस्थमा, सांस, और फैलते फैलते फिर वो कैंसर तक, अन्य कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां, इनका अंदाजा भी नहीं है हमको। तो इतनी चारों तरफ से घेर करके हमारे साथ जो हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितने दुष्परिणाम उसके हम झेल रहे हैं। तो ये जो बातें होती हैं तो बहुत बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, बहुत बड़े स्तर पर। उधर वैक्सीन, उधर खाने में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ये हमको मिल रहा है, उधर से हम ही अपने हाथों से अपनी कब्र हम अपने आप ही खोद रहे हैं। तो ये जो पंच महाभूतों से जो सृष्टि बनी है, अब हमको अपने को पहचानना है। जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है मैं कौन हूं। तो उसके लिए क्या है? ये सृष्टि बना करके दे दी, किसने बनाई है? ब्रह्म ने। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं नहीं, वो आता, तो ब्रह्म ने इसको बनाया, इसकी पूरी रचना कर दी। अब जो चीज जिसने बनाई है उसका लगाव होता है, उससे थोड़ा लगाव तो होगा ना। हमें भी अपनी संतान से लगाव है, अपनी जो चीज हमने तैयार की है उससे लगाव है, तो उसको भी लगाव हुआ। तो उसने क्या किया कि भाई सृष्टि बनाई है तो ये इसका रख रखाव, इसको चलाना, देख रेख भी इसकी करनी है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने पंच महाभूत से तो सृष्टि बन गई, लेकिन इसमें 3 महाभूत, वहां अष्ट महाभूत की गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, अष्ट महाभूत। तो पंच महाभूतों सृष्टि की रचना करके उस ब्रह्म ने 3 और महाभूतों के साथ मन और बुद्धि और तीसरा अहंकार, इन तीनों के साथ अपने को प्रकट कर दिया। अहम कार, अहम को आकार दे दिया, किस रूप में? मनुष्य के रूप में। तो हम कौन है? कौन हुए हम? ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वो हम ही हैं। लेकिन हम चूंकि पूरा जीवन बहिर्मुखी रह करके वो काट देते हैं, अंदर अंदर कभी झांकते नहीं, अंदर कभी बैठते नहीं। तो जो हम पूजा, श्रद्धा, भक्ति करते हैं, वो सबसे बड़ा देवता है, वो है आत्म देवता। अपनी आत्मा की भक्ति करना, उसके साथ जुड़ करके बैठना। अभी सुबह चर्चा हो रही थी, घर में जब एक समय ऐसा आता है कि किसी के रोने से घर खुश होता है, पूरा परिवार खुश होता है रोने से। वो समय कब होता है? जब घर में बच्चा जन्म लेता है और वो जब रोता है तो पूरा परिवार खुश होता है, हंसता है उसके रोने पर। लेकिन बाई चांस अगर वो ना रोए बच्चा, उसके ना रोने से पूरा परिवार फिर रोता है। क्यों? शरीर तो उसका है, वैसा ही है, सब कुछ है, लेकिन उस शरीर के साथ आत्म देवता वो नहीं आया। इसलिए आत्मा के ना आने से शरीर के साथ पूरा घर रोता है, सब परेशान हो जाते हैं। और जब वो आत्मा के साथ जो शरीर जल्द अपना विकास करता है, ग्रोथ करता है, और फिर एक दिन आता है कि वो आत्मा फिर निकल जाती है, वो रूह फिर निकल जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर पूरा परिवार फिर रोता है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, शरीर या आत्मा? उस आत्मा की तरफ हम कभी
ध्यान ही नहीं दिया। तो आत्मा के साथ जुड़ करके बैठना, अगर इस देश को बचाना है और पूरे फिर अपने उसी स्थान पर उसी वैभव और दिव्यता वैभवता वो लानी है, तो हमको अपने को, चूंकि यह कहावत है कि भारत 33 करोड़ देवताओं का देश है, तो वो देवत्व तो अपने अंदर फिर पैदा करना पड़ेगा कि हम, जो गीता में कहा आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं, अग्नि पानी उसे भिगो नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो वो जो स्थिति है वो हमको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये 2 हाथ 2 पैर राम के थे, ये 2 हाथ 2 पैर कृष्ण के थे, यही पांडवों के थे, यही दयानंद विवेकानंद के थे, यही क्रांतिकारियों ने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम रहे थे, यही उनके थे। लेकिन षड्यंत्र क्या हुआ कि इनके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है कि हम मालिक हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, उसने हमको पैदा करते समय ऐसा परमात्मा ने कुछ नहीं रखा जो हमको ना दिया हो, ये भाव खत्म करना है इनके अंदर से। तो उसके लिए हमारे अंदर ये भाव पैदा किया जा रहा है कि आप तो हमारे ऊपर, हम पर आश्रित हो। कौन कर रहा है ये? जो हम पर आश्रित है। इस देश के जो नेता हैं, हम उन पर आश्रित हैं, वो हमारे ऊपर आश्रित हैं। उनके लिए रोटी की व्यवस्था कौन करता है? टेलीफोन चलाने की व्यवस्था कौन करता है? उनके कपड़ों की व्यवस्था कौन करता है? उनके लिए मकान घर चलाने की व्यवस्था कौन करता है? उनको टीएडीए कौन देता है? हम देते हैं। हम देते हैं। और वो क्या कहते हैं? हम मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में। कहां से ले आया भैया? ले आया कहां से तू? मतलब हमसे लूट करके उसमें से मात्र 1%, 99% तो अपना उनको भोग विलास में अपने में लगा लिया। वो कितने हजार करोड़ का प्लेन बनाया अभी एक, वो करके, हाँ, और हमको लूट करके और फिर हाथ हिला देते हैं, बाय बाय टाटा। तो ये चीजें हमको बहुत अच्छे से वो समझनी होंगी। मैं सुबह एक कहानी सुनाया, काफी बैठे थे, वो कहानी में दोबारा फिर सुनाने की वो करता हूं। हमारे 2 साथी, एक व्यक्ति अपना घर के लिए, जैसे ये गांव है सहारनपुर जाना, अपना बिजना खेड़ी का, हमारे सचिन भाई हैं, वो बिजना खेड़ी से चले 1 लाख रुपए जेब में रख करके, कि भाई जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करानी है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। तो 1 लाख रुपया लेकर के सहारनपुर चले सामान लेने के लिए, राशन पानी वगैरह, ये ट्रेनिंग के लिए। अब वो चले, रास्ते में जब बस में बैठे तो रास्ते में बस में 2 लोग और चढ़ गए, एक अगली खिड़की से एक पिछली खिड़की से, और एक आकर के सचिन जी के पास आके बैठ गया। उन्हें देख लिया कि इसकी जेब में, तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करी, दोस्ती कर ली, मिल लिए जुल लिए, और मिलते जुलते करते ही उसकी जेब में से 1 लाख रुपए काट दिए। काट करके घुमा फिरा करके दूसरी सीट पर जो अपना साथी बैठा था वहां वो दे दिए उसको। आप बैठे, अब सचिन उतरे, जनता सरकार मोर्चा के पूरे देश से कार्यकर्ता आएंगे, उनके लिए सामान अमान वो लेना है। अब जब सहारनपुर उतरे, अब जेब में जब हाथ दिया तो जेब खाली। अब 1 लाख रुपए की जेब जिसकी कट गई हो, सैकड़ों लोगों की व्यवस्था करनी हो, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? पसीना आ गए। अब पसीना आ गए तो पसीना उन्होंने बराबर वाले ने देखा, जिन्होंने वो निकाले। सचिन जी क्या बात है, क्या हुआ? अजय नहीं, मेरी जेब में तो 1 लाख रुपए है, मेरी जेब कट गई। अच्छा, मैं था आपके बराबर में बैठा था,
आप मेरी तलाशी लो। नहीं नहीं, आपकी क्या तलाशी लेनी है, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन मेरी तो जेब कट गई। नहीं नहीं, आपको तलाशी लेनी पड़ेगी। मैं चला गया, आपको शंका रही, संदेह हुआ, बाद में ये हुआ, तलाशी लेनी चाहिए, अपनी तलाशी भी दे दी। अब वो खाली है, खाली है, तो अब सांत्वना दे रहे हैं, उसको ढाढ़स बता रहे हैं। ढाढ़स बताते में अब वो दूसरा व्यक्ति है, वो भी आगे उतर करके, तो उसको आवाज लगाते हैं, जिसको दे दिए निकाल करके। अरे भाई साहब, अडानी जी जरा सुनना। अडानी जी, हाँ जी, जी महोदय। देखो ये सचिन जी हैं, बिजनाखेड़ी गांव के हैं, और बिजनाखेड़ी जो है वो अपने आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है। इनकी बेचारे की जेब कट गई, 1 लाख रुपए थे, उसकी जेब कट गई। अब इंसान इंसान के काम आता, अब हम काम नहीं आएंगे, कौन आएगा। जरा 500 रुपये हो तो जरा देना। अब 500 लिए, 500 लेकर के, सचिन जी देखो और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आप अच्छे आदमी हैं, ये 500 रुपये आप रखो, कम से कम सहारनपुर से वापस तो चले जाओगे, और आपके जीवन में कभी मिल जा बन जा तो दे देना, नहीं तो उनके मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है, आप रखिए। अब आप मुझे बताइए, अब वो सचिन जी जो हैं, जिनको मैंने संकट में 500 रुपए की मदद करी, वो कहीं जाएंगे, 4 आदमी में बैठेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, बुराई करेंगे? प्रशंसा ही करेंगे ना, जबरदस्त प्रशंसा करेंगे मेरी, भाई फलाने के वो थे, और वो जो है 500 रुपये मेरे संकट में, मेरे जो है परेशानी में वो दिए, प्रशंसा करेंगे। लेकिन 99,599 रुपये वो मार करके वो मार दिए। ठीक यही हो रहा हमारे साथ, हमारी लाखों की जेब काटी जा रही है, और उस काटी हुई जेब से, लाखों में से, फिर हमको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान अपमान, कौन सी बोलते हैं उसको, किसान सम्मान निधि, ये सब्सिडी, ये छूट, ये फलाना, ये ढिमका, ये हम आपको दे रहे हैं। हाँ, और फिर मुफ्त में जो है वैक्सीन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि 5G ला करके आपको टारगेट करना है, वो भी ना देने पड़े, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से वो भेजना है। तो इस तरह की जो ये व्यवस्था हम झेल रहे हैं, मतलब वो, मतलब एहसान और दिखा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी ना होता तो कोरोना काल में लाशों के अंबार लग जाते। वो तो भला हो कि बैठा इसने इतनी जल्दी वैक्सीन विकसित करके वो हमको दे दी और हमारी जान बचाई। अब मालिक हम हैं, मालिक का भाव हमारे अंदर ना रहे, यही तो अंग्रेजों ने किया। देश आजादी के बाद यही काम ये कर रहे हैं कि इनके अंदर मालिक का भाव ना हो जाए, इनके अंदर ये ना आ जाए कि नेता हमारे ऊपर, हमारे वजह से जिंदा, इनकी नेतागिरी हमारे वजह से चल रही है, वोट हम देते हैं, नोट हम देते हैं, रोटी इनके लिए हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं। ये आपके अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि हम मालिक हैं, हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इन्होंने हमको जरूर भर दिया कि हम सबको ये है, सरकार ना हो तो हम, ये डिपेंडेंसी हमको खत्म करनी है। गांव आधारित अर्थव्यवस्था वो होती है स्वपोषित, स्वविकसित। हम जब गांव में कपड़ा बनाते थे तो हम उसको कैसे देते थे, एक तराजू में कपड़ा रखते थे और दूसरी पल्ले में सोना, सोने के बराबर तोल करके भारत पूरी दुनिया को कपड़ा देता था। ये हमारी स्थिति थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी इतिहासकार कह रहे हैं, ये मैकॉले कह रहा है। मैकॉले भारत में ऐसा अधिकारी रहा अंग्रेज जो 17 साल भारत में रहा, 17 साल भारत का भ्रमण किया उसने, पूरे भारत का अध्ययन किया, और 2 फरवरी 1835 को मैकाले का लिखे भाषण है ब्रिटिश संसद में, 2.5 घंटे का। उस भाषण में वो कह रहा है कि भारत में मैं 17 साल रहा हूं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गांव और कस्बे सब में गया हूं मैं। 17 साल के भारत भ्रमण में
मुझे पूरे भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिला, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं मिला, एक भी व्यक्ति चोर नहीं मिला, एक भी व्यक्ति पूरे भारत में। कब? 2 फरवरी 1835 को यह स्थिति थी भारत की। और आगे क्या कह रहा है वो कि भारत के सामान्य से सामान्य परिवार में मैं भी जो गया हूं तो सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मैंने ऐसे देखे हर घर में कि जैसा अनाज के। और भारत के लोग कभी गिनते नहीं है, तोल कर रखते हैं। यह स्थिति थी भारत की 2 फरवरी 1835 को। गिनते नहीं थे, तोल कर रखते थे। ये मैकॉले कह रहा है। और वो कह रहा है कि जो इतना संपन्न हो समाज, देश, उसको आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि संपन्न लोगों को आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए भारत को अगर गुलाम बनाना है तो वहां की अर्थव्यवस्था को हमको तोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को गरीब बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई हमको लूटने की, गरीब करने की, सारी व्यवस्था ऐसी बनाई उन्होंने। और उसने कहा, भाषण में, लिखित भाषण है उसका, उसने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी, भारत के लोग जो इतने संपन्न हैं, उसके पीछे भारत की खेती है। भारत की खेती दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इतनी उच्च कोटि की खेती है कि इसका सामना नहीं कर सकता कोई। और भारत की जो खेती इतनी उच्च है, इतनी ऊंची तकनीक है भारत की खेती की, जिसकी वजह से भारत इतना संपन्न है, उसके पीछे गाय है। अगर भारत को गरीब करना है, आर्थिक रीढ़ तोड़नी है, तो गाय को खत्म कर दो। तो मैकॉले के सुझाव के बाद भारत में गाय के कत्लखाने खुले। उससे पहले भारत में जो मुगल शासक भी रहे, उनके टाइम में भी गाय की हत्या पर फांसी की सजा थी। यह स्थिति थी भारत की। मुगल शासक में भी फांसी की सजा का हत्या पर। तो गाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी इस देश की, क्योंकि उसके बिना खेती नहीं, और खेती के बिना भारत। तो ऐसा भारत वो रहा, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्लान बनाई। फिर भी उन्होंने जितना लूटा, एक ही अंग्रेज, एक तो मैकाले का उदाहरण मैंने दे दिया, उसने क्या कहा। दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, ये 1757 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें प्लासी का युद्ध हम बोलते हैं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जब हुआ, उस समय रॉबर्ट क्लाइव उस युद्ध में सफल हुआ 300 सैनिकों के साथ। हमारे पास 18,000 की सेना थी, सिराजुद्दौला की 18,000 की सेना थी। और रॉबर्ट क्लाइव की डायरी मिल गई है। उस डायरी में उसने लिखा, मेरे 5 सैनिक और सिराजुद्दौला का 1 सैनिक बराबर थे। और सिराजुद्दौला के पास 18,000 की सेना थी और उसके पास 300 सैनिक लिखा उसने, और वो युद्ध जीता 300 सैनिकों के साथ। और रॉबर्ट क्लाइव ऐसा अंग्रेज अधिकारी था भारत में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप चला ब्रिटिश संसद में। तो जब ब्रिटिश संसद में उस पर आरोप चल रहा है, बहस चल रही है, तो एक अंग्रेज सांसद उससे पूछ रहा है, बेटा कितना लूटा, कितना भ्रष्टाचार किया भारत में। तो कह रहा है कंफर्म नहीं बता सकता मैं। तो सांसद कह रहा रफली बता। तो कह रहा कलकत्ता, राजधानी उस वक्त बंगाल वो थी, कलकत्ता, बंगाल की। तो कह रहा कलकत्ता और बंगाल को जो मैंने लूटा है, वो लूटे हुए सामान को, सामान क्या था, हीरे मोती जवाहरात, सोने की सर्फियां, चांदी, ये जो लूट करके ले गया, वो ब्रिटिश संसद में कह रहा है, रिकॉर्ड है इस बात का। क्या कह रहा,
क्या लूटे हुए सामान को लाने में, मुझको लाने में वहां ब्रिटिश 900 जहाज लगे पानी के, इतना बंगाल से ले गया लूट के। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और एक इतिहासकार कह रहा है, विदेशी, वो कह रहा है कि भारत एक ऐसा महासागर है जो पूरी दुनिया से, जैसे भारत की नदियां वो समुद्र की तरफ चलती हैं और महासागर में लय हो जाती हैं, इसी तरह पूरी दुनिया से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात वो भारत की तरफ को ऐसे चलते हैं जो नदियां, और भारत जैसे महासागर में समा जाती हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी थी, जीडीपी पूरी दुनिया की, उसमें 50% में भारत था। और भारत जो निर्यात करता था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के निर्यात में अकेला भारत 33% निर्यात करता था पूरी दुनिया में। आज 0.0071 है, इतना निर्यात है भारत का। उस टाइम 33% था पूरी दुनिया के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। ऐसा था भारत। हमको जो दिखाया जाता है ना 1947 का भारत दिखाया जाता कि जैसे भारत का जन्म कब हुआ, 1947 में, और हमारी दृष्टि नहीं जाती। विज्ञान तकनीकी हमारी कैसी रही होगी, क्रेन नहीं थी। आप कभी राजस्थान गए हो? राजस्थान के जो किले हैं उनकी जो नींव रखी है वो पहाड़ पर रखी है। किलों की नींव पहाड़ों पर है, और उस किले में जब आप जाते हैं, किले की छत पर आप जाते हैं, तो 50-50 टन के पत्थर ऊपर रखे हैं। कैसे गए होंगे वो? बिना तकनीक के, बिना विज्ञान के। जब तक अंग्रेज भी नहीं थे, वो तो उससे पुराने जो किले बने हुए हैं। कोई विज्ञान तकनीक रही होगी ना, आज की विज्ञान तकनीक से तो बेहतर होगी वो। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे आपको, आप उस मंदिर में खड़े होकर अगर आपने आवाज दे दी ना, 8-8, 10-10 किलोमीटर जाती है। और उनकी तकनीक बनाने की आपने देख लिया। आप ताजमहल तो कुछ भी नहीं है, वो 8 अजूबों में शामिल कर रखा है, कुछ नहीं उन मंदिरों को देख करके। ऐसी भारत की तकनीक, ऐसी कला। लोग तकनीक और विज्ञान के बारे में नहीं जानते। विज्ञान सार्वभौमिक होता है, तकनीक लोकल। जिन्होंने तकनीक विदेशी ले ली उनका कोई अस्तित्व नहीं है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। हम खेती करेंगे खेत में तो हमको जुताई करनी पड़ेगी, ये विज्ञान है। जुताई करनी का ऐसे है, ये तकनीक है। तकनीक लोकल, वो इसको कहते हैं स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। हमारे पास क्या है? बैल, हमारे पास लकड़ी, हमारे पास लोहा। लकड़ी काटी, लोहा लिया, हल बनाया, जुआ बनाए, जोत बनाए, नरसैल बनाई, कुश बनाई, हल बन गया, बैल जोड़े, चल दिए। वो लोकल तकनीक, आत्मनिर्भर थे। हर गांव हर घर आत्मनिर्भर था। अब क्या है? ट्रैक्टर, डीजल हमारे पास नहीं, पेट्रोल हमारे पास नहीं, गैस हमारे पास नहीं। किसके ऊपर हो गए हम? आज गांव की जरा दशा तो देखो। पानी कैसे पीते हो? कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, नल से नहीं है, समर सेविंग। कैसे चलता है? बिजली है किसी गांव के पास? कंपनी के पास है। डीजल किसके पास है? कंपनी के पास है। गैस किसके पास है? वो कंपनी के पास है। बीज किसके पास है? वो कंपनी के पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है मेरा गांव, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा, उसमें मेरा क्या है? जीरो, कुछ नहीं। मैंने अपना गांव देखा, कपड़ा उगता मेरे गांव में था, रॉ मटेरियल। घर घर चरखा चलते थे, पहले तो वो चलती थी चरखी। कपास अलग, बिनौला अलग। बिनौला पशु खाते थे, कपास उसको धुना को दिया देते, वो धुनता था। फिर शावत गर्मी बहनें हमारी माताएं गीत गाती थी, चरखा चलाती थी, सूत बुनती थी। सूत काटा, कोली को दिया, कोली ने कपड़ा बना दिया। उसके उठा के रंगरेज को दिया, उसने रंग दिया। दर्जी को दिया, उसने सिल दिया, पहन लिया। मतलब ही नहीं था किसी को कुछ।
खेत में अरड़ खड़ी है, गांव में आ गई, आवाज लगा दी मोहल्ले में, भैया लकड़ी वो अरड़ झाड़ लो। अरड़ की लकड़ी झाड़ी, दाल उसकी रहेगी, आधी लकड़ी बांटी, आधी तो मालिक की, आधी वो ले गए, ईंधन हो गया। सरसों है, सरसों आ गई, भैया सरसों आ गई है, लकड़ी झाड़ के सारी लकड़ी वो ले जाते थे, सरसों उसकी रह जाती थी। सारे काम इतनी बढ़िया, सरसों सरसों आई, सुखाई, छानी, तेली को दिए, तेली ने तेल निकाल दिया, खल पशुओं को हो गई, तेल अपना घर हो गया, कहीं कोई जाने का कोई मतलब नहीं था। सुखी थे, संपन्न थे, मस्त थे, चौपालों में बैठते थे, अब गुड़गुड़ी चल रही है, मुंडा बैठ के टांग पे टांग रख के। मालिक, वो मालिक का अब क्या है, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, ओके सर, फाइन सर, ये क्या है, ये गुलामी है। हम कह रहे हैं स्वतंत्र है, अरे काहे के स्वतंत्र हो भाई, स्वतंत्रता होती है अपने तंत्र में जीना। भैया आगे एसटीएल सारे नहीं है, तो ये जो चीजें हैं ये हमको देखना पड़ेगा भाई। हम, मेरा गांव है, मेरे गांव की डेड बॉडी रह गई है, मेरा देश है, मेरे देश की डेड बॉडी है, ये देश यही है, भारत माता की, भारत माता की, हम ही उसका खूंटा ठोक रहे हैं। भारत माता हमने ही खत्म कर दी, भारत माता की जय कर रहे हैं, जय करने से कुछ नहीं होगा, भारत माता को जीवंत करना होगा, इसके पास सब कुछ है। अब हमको उसी रोल में, उसी भूमिका में निभाने आना पड़ेगा। भूमिका में नहीं आना, हम है ही वही है। राजीव भाई ने कहा हम सब 1857 की क्रांति की बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, और जब तक भारत को मुकम्मल आजादी नहीं मिल जाती हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। हम ही थे महाभारत में भी, हम ही थे राम के साथ भी, हम ही कृष्ण के साथ थे, और जितने भी हम ही क्रांतिकारी थे। जब उनको अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजियत रह गई, उसको भगाना है इतना, तो वो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस, मालिक का भाव, इस देश का, इस गांव का मालिक मैं हूं, ये हमारा है। अब डकैतों की डकैती नहीं रहेगी, चोरों की चोरी नहीं रहेगी, हम गांव के मालिक बनेंगे, ना कि वो योजना वहां बैठ के बनाते हैं। अब मैंने आपको शिक्षा का उदाहरण दिया था, रोटी कपड़ा और मकान में शिक्षा का योगदान क्या है, कुछ नहीं। इस शिक्षा से पढ़ करके जितने भी जाते हैं, मैं कह रहा हूं देश को ही बर्बाद वो कर रहे हैं, लूट ही हो रहे हैं, उनके माध्यम से लूट रहे हैं हम, जो इस शिक्षा की व्यवस्था से जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे गांव में सेक्रेटरी है, वो दूसरे गांव से आता, क्यों भाई, पटवारी है मेरे गांव में, वो दूसरे गांव से आता, किस लिए आएगा वो दूसरे गांव से, दोनों का एक ही काम है, सेक्रेटरी का भी और पटवारी का भी एक ही उद्देश्य है, लूटना। अगर मेरे गांव का सेक्रेटरी हो, मेरे गांव का पटवारी हो, क्यों लूटेगा भाई। मेरे गांव में मेरे गांव का मास्टर हो, वो क्या था, वेतन लेना है उसे, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो कोई मतलब नहीं। अगर मेरे गांव का ही मास्टर मेरे स्कूल में गांव का पढ़ाए तो उसको ज्यादा सहानुभूति होगी मेरे बच्चों से, या बाहर वाले को होगी, गांव वाले को होगी, उसकी पता है, गांव वालों को भी सब पता है। गांव का पटवारी गांव में हो तो उसको एक एक परिवार की पता है, जमीन की पता है, सब कुछ पता है। लेकिन ये व्यवस्था किसने बनाई, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने बनाया 3 साल से ज्यादा एक जगह कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्रांति ना हो जाए 1857 वाली, इसलिए 3 ही साल रहना, 1 साल तो उसको जमने में लगेगा, 1 साल काम करने में लगेगा, 1 साल फिर उसको दिमाग होगा तुझे जाना, इसलिए लूट जितना लूटा जाए, उसे उसे हमदर्दी कुछ नहीं। अगर इस भारत का व्यक्ति एक जगह रुक गया तो लोगों से उसका ऐसा संपर्क हो जाएगा, अंग्रेजों से कट जाएगा, वो मिल जाएगा, उनमें क्रांति हो जाएगी। क्रांति नहीं होनी चाहिए, इसलिए डीएम भी, एसपी भी, एसएसपी भी, सिपाही भी, तहसीलदार भी, वो सब 3 साल से ज्यादा कोई एक जगह कोई नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर होते रहेंगे उनके। जब 47 में आजाद हो गए तो फिर क्यों चल रही है व्यवस्था, नहीं चलनी चाहिए।
तो इस सारी चीजों पर हमारा ध्यान जाना बहुत ही आवश्यक है। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने का काम जनता सरकार मोर्चा वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और जब मैंने बोलना शुरू किया ऐसे थोड़ी बोलता था, जब बोलता हूं मेरी भी ये ऐसा करती थी टांगे जब बोलता था। अब ये बोलने वाले जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ही संदेश तेजी से गुणात्मक गति से जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 उतनी गति से जाएगा। अभी हमको हरियाणा में उतरना है, मतलब सारी व्यवस्था एक एक व्यक्ति नहीं बदल सकता, ये सामूहिक रूप से बदली जाएगी। तो एक मॉडल के रूप में एक देश को संदेश देने के लिए हरियाणा से इसको बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा क्या है, वो केंद्र की राजधानी से लगा हुआ है, छोटा राज्य है, आसानी से हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर हमने हरियाणा स्वावलंबी स्वतंत्र कर दिया तो पूरे देश को संदेश जाएगा। तो देश से भी लोग अपने आप हमको वो बुलाएंगे कि भाई अब हरियाणा हो गया, अब हमको भी ये व्यवस्था वो चाहिए। तो जनता सरकार मोर्चे का जो मॉडल है, जो देश को देना चाहता है, देश को परिवर्तन अपनी व्यवस्था पर लाना चाहता है, स्वदेशी और स्वावलंबी के आधार पर भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करने की जो योजना है जनता सरकार मोर्चे की, उसको हरियाणा में खड़ा करके और हरियाणा को पूरी तरह राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भाईचारे की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, उस दृष्टि से जो अपने 5 या 3 जो सूत्र है उनको लेकर के समझ चाहता हूं। भाई जो साथी बाहर है, एक साथी जाएगा, ये यहाँ कोई घूम रहे हैं इधर उधर, यार तुम्हारे लिए इतनी अच्छी